कैसे हो विद्यार्थी दोस्तों। एच के कुल ज्ञान एजुकेशन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एच के और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल एच के कुल ज्ञान। नो ड्रामा नो बयान ओनली ज्ञान। विद्यार्थी दोस्तों, स्कूल कॉलेज और जनरल नॉलेज के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। विद्यार्थी दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 में हिंदी विषय में नागार्जुन का 7वां प्रकृति काव्य बादल को घिरते देखा, इस काव्य को हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। काव्य को समझने से पहले हम कवि परिचय की बात करें, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में कवि और लेखक के जीवन साहित्य सर्जन में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ नागार्जुन के जीवन और साहित्य सर्जन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नीचे अंडरलाइन किया है। तो पहले इन प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपका पहला प्रश्न आ सकता है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म ननिहाल सतलाखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आपका आगे का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इनके साहित्य सर्जन में से कि नागार्जुन के उपन्यास के नाम बताइए। उपन्यास यानी नवलकथा। तो आप 4-5 नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, बड़ा गरीबदास आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है कि नागार्जुन के काव्य संग्रह के नाम बताइए। तो उसमें हम देखें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रतगभी, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या आदि इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन को कौन कौन से पारितोषिक मिले हैं। तो नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि पारितोषिकों से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम बात करें बादल को घिरते देखा। इस प्रकृति काव्य में हम देखें तो नागार्जुन जब तिब्बत की यात्रा में गए थे, यानी हिमालय की तरफ तिब्बत में वो गए थे, तब इन्होंने जहाँ हिमालय दर्शन देखा, प्रकृति दर्शन देखा, उसको अपने अंदाज में बादल को घिरते देखा इस काव्य में बखूबी प्रस्तुत किया है। तो चलो काव्य को हम समझते हैं। तो काव्य की शुरुआत में कवि कहते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। काव्य में कवि कहते हैं अमल धवल। आपकी बोर्ड की एग्जाम में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। अमल यानी स्वच्छ, धवल यानी सफेद। तो के स्वच्छ सफेद, गिरी यानी पर्वतों के शिखरों पर यानी टोचों पर। तो कवि क्या कहते हैं कि स्वच्छ सफेद पर्वतों के शिखरों पर, पर्वत की टोचों पर बादल को मैंने गिरते देखा, यानी बादल को बनते देखा। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे जो मोती, बड़ा तुहिन यानी बर्फ, बर्फ के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो शीतल यानी ठंडे, उन कणों को हिमालय में जो मानसरोवर आया हुआ है, उन मानसरोवर के अंदर स्वर्णिम यानी के सुनहरे रंग के जो कमल है, उन कमलों पर इन बर्फ के कणों को मैंने गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि कवि जब तिब्बत गए थे प्रवास पर, यात्रा पर, तब इन्होंने हिमालय के पर्वतों पर जो हिमच्छादित है, बर्फ से छवाया हुआ पूरा हिमालय है बराबर, उसके ऊपर सफ़ेद स्वच्छ शिखरों पर बराबर इन्होंने बादल को बनते देखा। और वहाँ से छोटे छोटी बर्फ़ की जो बूंदें होती है वो वहाँ के मानसरोवर के स्वर्णिम सुनहरे कमलों पर इन्होंने अपनी आँखों से गिरते हुए देखा। तो यह पूरा एक प्रकृति काव्य है। आगे कवि कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल विक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा, बादल को गिरते देखा है। तो कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं तुंग, तुंग यानी कि ऊंचा बराबर, ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी ऊंचे हिमालय के ऊपर हम देखें तो कवि कहते हैं छोटी छोटी कई झीलें, छोटे छोटे कई सारे सरोवर रहेंगे, उनके श्यामल नील सलील में
यहाँ एक शब्द है आपका सलील, सलील यानी पानी, ये भी पर्यायवाची शब्द बोर्ड की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कि हिमालय के ऊपर छोटी छोटी कई झीलें, कई सरोवर है, उसके जो नील बराबर सलील नीले रंग का जो पानी हैगा, उस पानी के अंदर समतल देशों से आकर, दूसरे देशों से आकर वर्षा ऋतु में बराबर वहाँ की उमस यानी गर्मी से व्याकुल होकर कई सारे हंस उड़कर इस मानसरोवर में आते हैं और विक्त मधुर विष तंतु खोजते और हंसों को तीरते देखा। और मानसरोवर के अंदर इन हंसों को मैंने के तैरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो कवि ने यहाँ हंसों की भी बात करी है कि जो पावस यानी वर्षा ऋतु में बराबर दूर दूर से उड़कर जो हिमालय के मानसरोवर में जो हंस आते हैं और यहाँ के सरोवर में तैरते हैं, तो ऐसे हंसों को मानसरोवर के अंदर कवि ने अपनी आंखों से तैरते देखा। कवि कहते बादल को गिरते देखा। कवि आगे कहते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग अलग स्वर्णाभ शिखर थे। कवि आगे कहते हैं कि ऋतु वसंत ऋतु का समय था, कि वसंत ऋतु के समय पर मैं गया था और सुप्रभात था यानी सुबह का वक्त था। मंद मंद अनिल, अनिल यानी पवन, हवा के धीमे धीमे पवन बह रही थी। बालारुण यानी सुबह, बाला यानी बच्चा, अरुण एटले सूर्य, तो सुबह का जो सूरज उगता है उसको बालारुण कहते हैं। तो सुबह के सूर्य की किरणें के उस हिमालय के हिमाच्छादित बर्फ से छाए हुए पर्वत पर पड़ रही थी। इससे ऐसा लगता था मानो पूरा हिमालय सोने का, गोल्ड का बना हुआ है। तो कवि ने यहाँ सुबह में वसंत ऋतु के सुप्रभात में सूरज की किरणें जो हिमालय के ऊपर पड़ी थी और इससे पूरा हिमालय बर्फ से छाया हुआ है, वो जैसे कोई सोने का पहाड़ हो, ऐसा कवि को लगता है। कवि आगे कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ फिर क्रंदन उनमें। अब कवि ने यहाँ बात करी है चकवा और चकई पक्षी की। बड़े ये चकवा चकई ऐसे पक्षी थे कि जो उनको वो एक साप मिला था, कैसा, एक दूसरे से विरहित, एक दूसरे से अलग हो जाने का, लेकिन कब, और एक दूसरे से अलग होकर इन्होंने पूरी जिंदगी बितानी है। जैसे ही निशा काल यानी सूरज डूबने पर बराबर इन पक्षियों को अपनी जो जोड़ हैगी उससे उनको अलग हो जाना था। ऐसा इन दोनों पक्षियों को, चकवा और चकई को, साप मिला हुआ था। तो उसकी बात करते हैं तो कि वो हमेशा बराबर पूरा दिन अपने साथ रहते, लेकिन सूरज डूबते ही वो उनको अलग होना पड़ता था। अगर अलग ना होते तो दोनों की मौत हो जाती, ऐसा इनको साप मिला था। तो एक दिन ये चकवा चकई दोनों सोचते हैं कि इस तरह अलग रहने से अच्छा है कि हम एक साथ मौत को स्वीकार ले। तो एक दिन आकाश में बराबर जहाँ तक सूरज की किरणें पड़े, सुबह से उड़ना शुरू करते, सूरज की किरणें पड़े, तब तक वो आकाश में उड़ते उड़ते ऊपर की ऊंचाई की तरफ जाते रहते हैं सूरज की किरणें पाने के लिए। और एक वक्त ऐसा आता है जब सूरज की किरणें इनके ऊपर नहीं गिरती और वहीं उन दोनों की मौत होती है और आकाश से गिरते गिरते यही हिमालय की कोई एक खाई में वो गिर जाते हैं। तो कवि कहते हैं बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ आ फिर क्रंदन उनमें। तो इस तरह दोनों बराबर ऊंची आकाश से उनकी मौत हो जाती है और आसमान से गिर कर एक खाई में गिरते हैं और वो अपनी विरह को न पाने के लिए मौत का स्वीकार करते, लेकिन जुदाई को स्वीकारते नहीं है। तो इस प्रकृति काव्य में हिमालय के साथ साथ कवि ने यहाँ चकवा चकई की भी बात बहुत अच्छी तरह इस काव्य में गूंथ ली है। बंद हुआ फिर क्रंदन उनमें, और इस तरह बस उनकी जुदाई हमेशा के लिए खत्म हो गई और दोनों हमेशा के लिए प्रेमी युगल एक दूसरे के लिए अमर हो गए और एक साथ वो रहने लगे। कवि आगे कहते हैं कि उस महान सरोवर के तीरे सेवालों को हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, बादल को गिरते देखा। आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं बराबर मैंने उसी चकवा चकई पक्षी को बराबर उस महान सरोवर यानी मान सरोवर के तीर, तीर यानी हम क्या कहते हैं, किनारा, किसी नदी सरोवर का किनारा। तो कवि कहते हैं उसी दोनों चकवा और चकई को मैंने इसी सरोवर के तीरे यानी किनारे पर सेवालों की हरी दरी पर, हम जानते हैं कि पानी में बराबर सेवाल आ जाती है, तो सेवालों की यहाँ बहुत अच्छी हरी दरी यानी पूरा पट्टा लगा हुआ था, प्रणय कलर छिड़ते देखा। तो कवि वही दोनों पक्षियों को, चकवा चकई जो अमर हो गए, उन दोनों को कवि जैसे यहाँ पर दोनों प्रणय करते हो ऐसा कवि को लगता है। कवि कहते हैं बादल को मैंने गिरते देखा। इस तरह पूरा काव्य प्रकृति काव्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काव्य अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक्स।